इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं और यह बताते हैं कि बीजेपी आज भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चुनाव क्यों नहीं कर पाई। तो इसके दो कारण हैं, क्योंकि पूरा देश, देखिए यह भी कैसी बात है कि पूरा देश इंतजार कर रहा है कि इन 3 राज्यों में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं, वो भी जानना चाहते हैं जो कि इन राज्यों में रहते नहीं हैं। पहला कारण तो यह है इस विलंब का कि इन राज्यों में मुख्यमंत्री पद के एक नहीं बल्कि कई दावेदार हैं, और दूसरा कारण यह है कि देश में कुछ महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इन राज्यों में बहुत सोच समझकर ऐसे नेताओं को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है जो उसे लोकसभा में 100% सीट जिताकर दे सके। यहां पर एक पॉइंट यह भी है कि जब जब बीजेपी ने किसी राज्य में मुख्यमंत्री का चुनाव करने में ज्यादा समय लगाया है, तब तब बीजेपी ने लोगों को हमेशा हैरान किया है। उदाहरण देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चुनाव करने में बीजेपी को 1 हफ्ते से भी ज्यादा का समय लगा था और इसके बाद नाम किसका आया? योगी आदित्यनाथ को वहां मुख्यमंत्री बनाया गया। इन राज्यों में भी बीजेपी इसी तरह का हो सकता है आपको कोई सरप्राइज दे दे। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आज विधानसभा चुनाव में जीत कर आए बीजेपी के 12 सांसदों में से 10 सांसदों ने अपनी संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, यानी अब वो सांसद नहीं रहेंगे और कल 2 और सांसद भी इस्तीफा अपनी संसद की सदस्यता को छोड़ने के लिए दे सकते हैं। यानी जो 12 सांसद जीतकर आए हैं, अब ये सांसद नहीं रहेंगे, अब ये विधायक रहेंगे और ये अपने अपने सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। और इसी वजह से आज ये चर्चा हो रही है कि क्या इन्हीं नेताओं में से तो किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि ये सारे नेता अब इस्तीफा देंगे, अब ये संसद सदस्य नहीं रहेंगे, सब विधायक बनेंगे, तो हो सकता है इन्हीं में से नए मुख्यमंत्री आ जाए। तो कौन जानता है, ये जो तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं उन सांसदों की जो अब विधायक बन चुके हैं, जिन्होंने संसद की सदस्यता से आज इस्तीफा दे दिया है, हो सकता है इन्हीं में इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी खड़े हों, लेकिन अभी इस समय हम नहीं जानते कि इनमें से कौन सा नेता मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद सिंह पटेल का नाम मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है और इन दोनों नेताओं ने आज इस्तीफा भी दे दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से एक बड़े मिशन के लिए काम कर रहा हूं। उस मिशन में मैं कहां रहूंगा इसकी चिंता मैंने कभी नहीं की। एक संकल्प है अब हमारा, मेरा और कोई लक्ष्य नहीं, एक ही संकल्प हमारा, 29 की 29 लोकसभा की सीटें मध्य प्रदेश की जीत के मोदी जी के गले में 29 कमल के फूलों की माला डालना है। वो प्रधानमंत्री बनेंगे ही, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई भी सीट हम ना हारे, इस अभियान पे हम निकल गए। मिशन 29। अब यहां पर बड़ी बात यह है और यह भी पूरा देश जानना चाहता है और मध्य प्रदेश की जनता तो यह जानना ही चाहती है कि इतना शानदार प्रदर्शन करने के बाद मध्य प्रदेश में क्या शिवराज सिंह चौहान को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और लोग ये जानने के लिए बड़े आतुर हैं कि शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा, क्या किसी नए नेता को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा या फिर बीजेपी शिवराज सिंह चौहान पर एक बार फिर से विश्वास करके उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बना देगी। अब देखिए, उसी दिन से शिवराज सिंह चौहान लगातार इंटरव्यूज दे रहे हैं, मीडिया में आ रहे हैं, उनके लगातार वीडियोस भी आ रहे हैं, लेकिन एक खास बात है, उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है। ये वही बात है जो पार्टी की आला कमान चाहती है कि वो कहें। देखिए, बड़ी बात यह है कि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, वो अपने तमाम बड़े बड़े नेताओं से टोटल सरेंडर चाहता है। वो चाहता है कि कोई भी बड़ा नेता अपने मन में ना तो कोई उम्मीद पाले, ना ही कोई महत्वाकांक्षा पाले कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है या कोई पद लेना चाहता है। एक बड़ी बात तो यह है। तो शिवराज सिंह चौहान पहले दिन से ही कह रहे हैं कि वो रेस में नहीं है, लेकिन ये भी दिखा रहे हैं कि उनके मन में इच्छा तो है। दूसरा, वो ये भी जानते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अब लोकसभा के चुनाव में 5 महीने का समय बचा है और 5 महीने के बाद
बीजेपी का नेतृत्व यह चाहेगा कि किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए जो कि 100 में से 100 यानी 100% सीट लोकसभा में जीत कर दिखाए। वो इच्छा भी आज शिवराज सिंह चौहान ने अपने इस बयान से पूरी कर दी है और पार्टी आलाकमान को कहा है कि हम पूरी की पूरी लोकसभा सीटें जीत कर लेकर आएंगे। अब बड़ी बात यह है कि क्या उन्हें बनाया जाएगा मुख्यमंत्री या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसी तरह राजस्थान में भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और सांसद बालकनाथ योगी बालकनाथ और दिया कुमारी के नाम भी दावेदारों की सूची में है। और हमें सूत्रों से यह पता चला है कि वसुंधरा राजे ने पार्टी के नए विधायकों के साथ मुलाकात के बाद बीजेपी आलाकमान को फोन भी किया है और बताया है कि वो पार्टी की बहुत ही अनुशासित कार्यकर्ता हैं और पार्टी की लाइन से कभी भी बाहर नहीं जाएंगी। हालांकि वसुंधरा राजे को अब दिल्ली भी बुलाया गया है। इस समय तीनों राज्यों में आज तक के संवाददाता जयपुर से शरद कुमार, भोपाल से हेमेंद्र शर्मा और रायपुर से सुमी राजप्पन हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। और आप जानते हैं हर रात ब्लैक एंड व्हाइट में हम आपकी मुलाकात इन तीनों से कराते हैं और इनसे पूछते हैं कि पिछले 24 घंटे में क्या बदला है। और आज भी मेरा सवाल वही है जो पहले दिन था, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। शरद के पास चलते हैं। शरद, आपसे वही सवाल, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मेरा वही जवाब है जो मोदी के मन में है। लेकिन आपको बता दूं सुधीर जी, थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर कि वसुंधरा राजे के घर जो दबाव की राजनीति थी वो सिरे नहीं चढ़ पाई। विधायक वहां गए और फिर मैडम को प्रेशर डाला है कि आप इस तरह से करने के बजाय दिल्ली जाइए, दिल्ली जाके बात कीजिए। और अपने विधायकों के कहने पर ही उन्होंने दिल्ली फोन भी किया है और दिल्ली जाने के लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, लेकिन ये फिर भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कहें तो हम भी आपके साथ चलें, मगर यहाँ इस तरह से करने से कुछ मिलेगा नहीं। मगर जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तब अभी देर रात को 9 बजे भी यहाँ पर प्रभारी अरुण सिंह, सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़ और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर बैठे हुए हैं। दिल्ली से लगातार बातचीत चल रही है। ऐसा चुनाव का समय भी कम होता था कि इतनी देर रात तक सुबह से बैठे रहे और एक एक विधायक आ रहे हैं, संपर्क किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सामान्य स्थिति नहीं है जितना दिखाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। लेकिन हम कल बात कर ही रहे थे कि जब बदलाव होता है तो ट्रांजिशन पीरियड में इस तरह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता ही है। विरोध के स्वर तो उठने स्वाभाविक हैं क्योंकि वसुंधरा राजे लंबे समय तक रही हैं। अगर नहीं बनती हैं तो जैसा कि सूत्र कह रहे हैं कि नए लोगों पर चांस लिया जा सकता है। मगर देखिए, जो बात कही जा रही है कि आपने कल एक और बात कही थी सुधीर जी कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। जो तस्वीर आप दिखा रहे थे उस तस्वीर में बाबा बालकनाथ नहीं है। बाबा बालकनाथ ने इस्तीफा नहीं दिया है। अब इसे लेकर राजस्थान में कई मायने निकाले जा रहे हैं। वो आज दिल्ली में थे, वो इस्तीफा दे सकते थे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए कहीं भी थे, जा सकते थे, मगर वो इस्तीफा नहीं दिए। तो लोग कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका नाम छोड़ दिया हो या फिर दुनिया को दिखाया जा रहा है इस्तीफा देने वालों को और जो मुख्यमंत्री बनना है उसको नहीं दिखाया जा रहा है, उससे बाद में जब नाम आ जाएगा तब दिलवाया जाएगा। तो कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन बाबा बालकनाथ अभी भी फ्रंट रनर बने हुए हैं। जी जी जी। और तमाम नेता अभी भी यही कह रहे हैं कि भाई हमारा नाम मत लीजिए, क्योंकि अगर मीडिया में नेता का नाम आ गया तो मतलब ये समझ लीजिए कि वो तो बिल्कुल नहीं है, उसका नाम तो लिस्ट से एकदम बाहर ही है। इसलिए यह भी हो सकता है कि कोई ऐसा नेता हो जिसके बारे में अभी तक हमने बात ही नहीं की है। लेकिन शरद, जैसा हम बात कर रहे थे कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है, लेकिन इस समय जो दिख रहा है वो ये कि आपके पीछे दिवाली जैसी रौनक है, दिवाली जैसी जो है लाइट लगी हुई है, दिवाली जैसी जो जगमगाहट है वो मुझे आपके पीछे दिखाई दे रही है। तो उससे भी पार्टी में क्या मूड है वो एक कुछ पता चलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज मुझे दिखाई दे रहा है कि इतनी देर रात तक ये लाइटें जल रही है, इसलिए कि सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और निश्चित रूप से जिस तरह से जीत मिली है तो इस तरह की जगमगाहट तो रहनी चाहिए। मगर इस जगमगाहट के पीछे
दिया तले भी कुछ अंधेरा है, जिसे दूर करने की कोशिश में ये लगे हुए हैं। और जैसा कि कहा जा रहा है कि बातचीत का एक रास्ता खुला है, वसुंधरा राजे ने बातचीत की है वहां पर दिल्ली में, तो हो सकता है कि वो जाएं दिल्ली और बातचीत हो। मगर यहां पर जो मुझे बात करने से इनसे समझ में आ रहा है कि शायद कोई नया चेहरा हो सकता है, और इन लोगों को बता दिया गया है कोई नया चेहरा हो सकता है। ये उतर रहे हैं और गोली की स्पीड से अंदर भाग रहे हैं कमरे में कि मीडिया वाला कहीं पूछ न ले कि क्या होगा। तो शरद ये हो सकता है कि उस चिट पर नाम लिख दिया गया हो, चिट पर नाम लिख दिया गया है, लेकिन उस चिट पर किसका नाम है वो चिट अभी तक हमें देखने को नहीं मिली है, और 1-2 दिन के बाद वो चिट सार्वजनिक कर दी जाएगी। हम चलते हैं भोपाल हेमेंद्र के पास। हेमेंद्र, भोपाल से तो बड़ा सवाल अभी यही लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, इमोशनल बयान दे रहे हैं, जो लगातार वीडियो जारी कर रहे हैं, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है, वो मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 100% सीटें जीतकर देंगे। क्या शिवराज सिंह चौहान के इन बयानों पर बीजेपी आलाकमान का दिल पसीजेगा? जी देखिए, भोपाल में 3 तरह की प्रमुखता से चर्चाएं हो रही हैं। वैसे तो बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन जो 3 मुख्य बातों पर चर्चा हो रही है, पहले तो वो ये कि अगर छोटा मोटा भी कोई चुनाव मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जीतते थे तो उसके बाद पार्टी हाईकमान से, आला कमान से मिलने दिल्ली जरूर जाते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते थे, गृह मंत्री से मिलते थे, प्रधानमंत्री से मिलते थे। इतनी भारी भड़कम विक्ट्री हुई है, जीत हुई है, लेकिन उसके बाद दिल्ली नहीं गए हैं। उल्टा बयान दिया है कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, छिंदवाड़ा जाऊंगा। और दूसरी बात जिस पर चर्चा हो रही है वो ये कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान को ये वीडियो क्यों जारी करना पड़ा कि वो मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है, ना कभी थे और ना आज हैं। क्या ये खुद उन्होंने वीडियो जारी किया है या उनसे कहा गया है कि आप इस तरह का वीडियो जारी करें? और तीसरी बात जिस पर चर्चा आज मध्य प्रदेश में और भोपाल में खासकर हो रही है, उन्होंने कहा है कि वो मिशन 29 पर काम कर रहे हैं। मिशन 29 यानी 2024 में लोकसभा के चुनावों में शिवराज सिंह कह रहे हैं कि वो 29 की 29 सीटें जिताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में देंगे। बात यह हो रही है कि अभी विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैंपेन किया था, किसी अज्ञात व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोगों से वोट मांगे थे, तो इस तरह की बंपर विक्ट्री उनको मिली है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद के लिए वोट मांगेंगे तो 29 की 29 सीटें तो खुद ब खुद आ जाएंगी। अभी वो छिंदवाड़ा में कैंपेन नहीं किए थे, पिछली बार तो छिंदवाड़ा की सीट नहीं आई थी, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जोर लगाएंगे, वहां जाएंगे तो वो खुद ब खुद आ जाएगी। मोटा मोटी बात यही हो रही है कि शिवराज सिंह चौहान चाहते तो जरूर हैं कि प्रधानमंत्री उन्हें मतलब कुछ कहे, आश्वासन दे कि उनके मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन ऐसा संभव होते हुए शायद नहीं दिख रहा है, क्योंकि तीनों ही राज्यों में एक जैसा डिसीजन शायद हो सकता है। और क्योंकि तीनों ही एक ही दौर के नेता हैं, चाहे वो वसुंधरा राजे हो, चाहे वो रमन सिंह हो और चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, तीनों ही नेता एक ही दौर के नेता हैं। और शायद तीनों का ही समय अब जो प्रेजेंट टॉप लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, उनकी नजरों में अब पूरा हो गया। उनको सम्मानजनक स्थिति में एक ऑनरेबल एग्जिट रूट की जरूर बात यहां पर हो रही है कि शायद उनको एक ऑनरेबल एग्जिट रूट ढूंढा जा रहा है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि बीजेपी शायद इनके ये बताने की कोशिश कर रही है कि भाई अब आपकी एक्सपायरी डेट आ गई, अब आप मुख्यमंत्री पद के सपने देखने छोड़ दीजिए, हम आपको किसी दूसरी जगह पर एक ऑनरेबल एग्जिट दे देंगे, आपको एक दूसरी जगह पर कहीं एडजस्ट कर देंगे जहां आप अपने सम्मानजनक विदाई अपनी आप तय कर सकते हैं। अब आप ये मान लीजिए कि ये आपका आखिरी मैच है। अब हम चलते हैं रायपुर, और रायपुर में हमारी संवाददाता इस समय हमारे साथ हैं सुमी। रायपुर में मैं देख रहा हूं थोड़ी थोड़ी हल्की बरसात हो रही है, आपने छाता भी लिया हुआ है, लेकिन रायपुर से पिछले 24 घंटे में क्या बदलाव हुआ है रायपुर में? जी बिल्कुल, जिस ऑनरेबल एग्जिट की बात हो रही है वही चर्चा यहां पर भी जारी है कि किस तरह से फ्रेश एक चेहरा यहां पर भी मिलेगा और डॉक्टर रमन सिंह को शायद गुड बाय कह दिया जाएगा। सीएम पद पे अब उनके बैठने का सपना पूरा नहीं होगा, ये बात सामने आ रही है। और इनफैक्ट यहां पर जो 2 नाम हैं जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो दोनों ही नाम ट्राइबल है। एक है विष्णुदेव साय का नाम और दूसरा है रेणुका सिंह का नाम। रेणुका सिंह के नाम की चर्चा इसलिए और ज्यादा हो रही है क्योंकि आज वो उस तस्वीर में मौजूद नहीं थी, उन्होंने अपना इस्तीफा अभी तक दिया नहीं है और इसलिए ये चर्चा और ज्यादा गहरी हो गई है। लेकिन वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी हैं, कल वो अपना इस्तीफा दे देंगी, जहां तक ऐसे इंटरनल सोर्सेस की थ्रू हमें पता चल रहा है। और ये बिल्कुल बहुत ज्यादा एप्ट भी है कि वो एक वुमन है, एक ट्राइबल है और
MOS ट्राइबल अफेयर्स भी है, तो कहीं ना कहीं उनके तरफ सुई जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन विष्णुदेव साय की तरफ भी, मतलब ये 60-40 के आसपास बिल्कुल समझ आ रहा है, 60% विष्णुदेव साय की तरफ और 40% रेणुका सिंह की तरफ। अगर एक वुमन सीएम बनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, और अगर एक वुमन सीएम की तरफ राजस्थान में नहीं बढ़ा जा रहा है बीजेपी के द्वारा, तो बहुत ऐसी अटकलें हैं कि शायद बीजेपी में यहां पर एक वुमन सीएम बन सकते हैं। तो ये इन अटकलों के बीच में ये सारे डेवलपमेंट हुए, और उसी बीच में रेणुका सिंह ने बहुत ही साफ तरीके से, जो अब तक पोस्चरिंग कर रही थी अभी तक अपनी, उन्होंने बहुत साफ तरीके से कह दिया है वो छोटी कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी की और वो सीएम रेस में नहीं है। तो उन्होंने भी वही फॉर्मूला अपनाया जो शिवराज सिंह चौहान ने अपनाया था, और जो हर सीएम दावेदार अभी जो टॉप कंटेंडर है वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर तरीके से वो प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं टॉप लीडरशिप को, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक साधारण कार्यकर्ता है। जी, वैसे अक्सर ये कहा जाता है कि जब इंतजार बहुत लंबा हो जाता है तो कई बार लोग शायरी करने लगते हैं। आप तीनों से भी मैं यही कहूंगा, आप भी इंतजार कर रहे हैं और पूरा देश भी इंतजार कर रहा है, और ये इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। और अगर इस इंतजार को हम शायरी से जोड़ें तो आपको क्या लगता है कि कौन सा गाना फिट बैठेगा? और आज इन तीनों राज्यों में जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं उन्हें कौन सा गाना गाना चाहिए? तो आपसे बात करते करते मैं सोच रहा था और मुझे गाना याद आया जो था इंतहा हो गई इंतजार की। तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि इंतजार की इंतहा हो गई है। अगर आपके मन में कोई और गाना हो तो आप बता सकते हैं। हम दर्शकों से भी ये कहेंगे कि आप भी हमें लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि कौन सा गाना आज इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री उम्मीदवारों पर फिट बैठता है। कोई गाना याद आ रहा है आपको शरद? फिर आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले। ये गाना गाया जा सकता है जिस तरह कसमकस के बीच में यहाँ पर फैसला होना है कि नए लोग आए। और हेमेंद्र, आपके मन में कोई गाना आ रहा है अपने नेताओं के लिए मध्य प्रदेश में? वो एक बीटल्स का गाना है, लेट इट बी, व्हेन मदर मरी, सो जस्ट लेट इट बी। जी, और सुमी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके यहाँ तो मौसम भी बहुत शायराना हो रहा है। जी बिल्कुल, मुझे इसी जमाने का एक नया गाना याद आ रहा है कि अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। तो पुरानी लीडरशिप के लिए अब ये कहने का वक्त आ गया, ऐसा लग रहा है मुझे। ये बात बिल्कुल सही है। ये जो पुरानी लीडरशिप है ये लगातार बीजेपी के हाईकमांड से यही कह रही होगी कि दुआओं में हमें याद रखना। तो देखते हैं कि बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो अपनी दुआओं में इन्हें कितना याद रखती है, अपने ख्यालों में कितना याद रखती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और हो सकेगा तो हम कल फिर दोबारा मिलेंगे इस उम्मीद के साथ कि कल आपके पास शायद नाम की चिट होगी। थैंक यू सो मच। देखिए, बड़ी बात यह है कि बीजेपी इस बात को अच्छी तरह से जानती है, बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि इन तीनों राज्यों में बीजेपी की जो जीत हुई है वो सिर्फ एक नाम पर हुई है, और वो है प्रधानमंत्री मोदी का नाम। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है पार्टी के अंदर कि इन तीनों राज्यों में पार्टी को जिताने वाला कोई क्षेत्रीय नेता नहीं है। ना किसी क्षेत्रीय नेता के चेहरे पर वोट पड़े हैं, ना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे पर वोट पड़े हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और नाम पर, उनकी विश्वसनीयता पर, और सीधी बात करें तो उनकी गारंटी को लेकर, उनकी गारंटी पर वोट पड़ा है। इसलिए यहीं से तय होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और कोई व्यक्ति इस पार्टी में, कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि अमित शाह, क्योंकि रणनीति उनकी रहती है, तो प्रधानमंत्री मोदी को ले लीजिए, अमित शाह को ले लीजिए, और अमित शाह ने जो रणनीति बनाकर अपनी टीम को दी, देखिए टीम वर्क तो है ही, जो नीचे जो बाकी के लोग थे, जो प्रभारी थे इन राज्यों के, उनको एक बहुत बड़ा योगदान इसमें उनका माना जा सकता है। लेकिन अगर कोई क्षेत्रीय नेता ये कहे कि मेरे चेहरे पर जीते हैं, तो फिर ये उनकी गलतफहमी होगी। एक ऐसी पुस्तक के पन्ने आपके लिए पलटेंगे जो भारत की राजनीति में एक नया अध्याय लिख सकती है, और कांग्रेस पार्टी में भी एक नया भूचाल ला सकती है। और ये पुस्तक की जो टाइमिंग है ये भी बड़ी दिलचस्प है कि यह पुस्तक चुनाव से लगभग 5 महीने पहले आई है, और इस किताब का नाम है प्रणब माय फादर, अ डॉटर्स रिमेम्बरेंस, अ डॉटर रिमेंबर्स। और इस पुस्तक में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सुपुत्री शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने पिता प्रणब मुखर्जी से जुड़े संवाद, उनकी डायरी, उनके अनुभव, और उन दोनों बाप बेटी के बीच में, पिता पुत्री के बीच में जो बातचीत हुआ करती थी बड़े
महत्वपूर्ण मुद्दों पर, उन बातचीत के आधार पर उनका जिक्र किया गया है इस पुस्तक में, और यह बताया है कि प्रणब मुखर्जी किस मुद्दे पर क्या सोचते थे, गांधी परिवार के बारे में क्या सोचते थे, राहुल गांधी के बारे में उनके विचार क्या थे, सोनिया गांधी के बारे में विचार क्या थे, वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते थे या प्रधानमंत्री जब नहीं बनाए गए तो उन्हें कैसा लगा, या सोनिया गांधी उन्हें प्रधानमंत्री बनते हुए देखना नहीं चाहती थी। और इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कई जगहों पर जिक्र किया गया है और बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी से प्रणब मुखर्जी के कैसे रिश्ते थे। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जब सरकार चला रहे थे दिल्ली में, तब राष्ट्रपति पद पर प्रणब मुखर्जी ही बैठे थे, और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होने के नाते उन दोनों के आपस में कई बार उनका इंटरेक्शन होता था, बातचीत होती थी, बैठकें होती थी। उन सब के बारे में इस पुस्तक में जिक्र किया गया है। और इसमें यह भी लिखा है कि प्रणब मुखर्जी ऐसा मानते थे कि राहुल गांधी को अभी राजनीतिक रूप से परिपक्व होना बाकी है, अभी राहुल गांधी पूरी तरह से परिपक्व नहीं है। तो मैं एक एक करके बताता हूं कि प्रणब मुखर्जी गांधी परिवार के बारे में, देश की राजनीति के बारे में क्या सोचते थे। और आप जानते हैं कि प्रणब मुखर्जी कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता थे, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया और बाद में उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया। और एक बार मैंने उनका इंटरव्यू किया था और मैंने उनसे पूछा था कि आप सबसे वरिष्ठ नेता हैं, आपके दिल में तो बहुत सारे राज होंगे, आपके सीने में तो बहुत सारे राज होंगे, किसी दिन आपने ये सारे राज खोल दिए तो क्या होगा। तब उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे जो दिल में राज हैं वो मेरे साथ ही चले जाएंगे, ये राज कभी बाहर नहीं आएंगे। लेकिन अब उनकी सुपुत्री के जरिए इनमें से कुछ राज बाहर आ रहे हैं। सारी बातें तो उन्होंने अपनी बेटी को भी नहीं बताई होंगी, लेकिन जो बातें उन्होंने अपनी बेटी को बताई हैं और जो ऑब्जर्वेशंस उनकी बेटी के रहे हैं, उनके साथ राष्ट्रपति भवन में जितने समय, कितने वर्ष वो रही, उसके आधार पर उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि राहुल गांधी के बारे में प्रणब मुखर्जी क्या सोचते थे। ये वो बातें हैं जो प्रणब मुखर्जी कभी भी सार्वजनिक रूप से कह नहीं सकते थे, लेकिन उनके मन में क्या था आज आप जानकर हैरान हो जाएंगे। तो इस पुस्तक के पेज नंबर 281 पर लिखा है कि जब राहुल गांधी प्रणब मुखर्जी से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन आते थे, तब एक मुलाकात के दौरान प्रणब मुखर्जी ने राहुल गांधी को यह सलाह दी कि उन्हें डॉक्टर मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में शामिल हो जाना चाहिए और सरकार में रहकर कुछ अनुभव हासिल करने चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने इस सलाह पर ध्यान नहीं दिया, जिससे प्रणब मुखर्जी को यह समझ में आया कि राहुल गांधी अभी राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व नहीं है और उनकी कई विषयों में बहुत रुचि है, लेकिन वो किसी भी विषय पर ज्यादा विचार करने से पहले ही दूसरे विषय पर बढ़ जाते हैं। यानी उनकी रुचि तो बहुत सारे विषयों पर है, लेकिन किसी पर भी लगकर वो काम नहीं करते और एक विषय से दूसरे विषय पर बहुत जल्दी शिफ्ट कर जाते हैं। ऐसा प्रणब मुखर्जी को लगता था। इसके अलावा प्रणब मुखर्जी ने एक बार यह भी कहा कि वो राजनीति को एक गंभीर काम मानते हैं। ये बहुत गंभीरता वाला काम है जिसमें नेताओं को 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन और वर्ष में 365 दिन उपलब्ध रहना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी अक्सर राजनीति से गायब रहते थे और वो जल्दी जल्दी ब्रेक्स लेते रहते थे। आपने तो आप देखा होगा कि राहुल गांधी अक्सर वेकेशन पर जाते ही रहते हैं हर कुछ महीनों में, और ये बात प्रणब मुखर्जी को भी हमेशा परेशान करती थी। 28 दिसंबर 2014 को जब कांग्रेस पार्टी का 130वां स्थापना दिवस था और 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हारे हुए मुश्किल से 6 महीने भी नहीं हुए थे, तब राहुल गांधी स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे, एब्सेंट थे। और उनकी गैर मौजूदगी का कारण यही था कि वो राजनीति में कभी भी 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध नहीं रहते थे और वो लगातार ब्रेक लेते रहते थे। इसका जिक्र इस किताब में किया गया है। और इस घटनाक्रम पर एक बार प्रणब मुखर्जी ने कहा कि सोनिया गांधी राहुल गांधी में कांग्रेस पार्टी का नया उत्तराधिकारी देखती है और सोनिया गांधी, राहुल गांधी इस पूरे मामले का जो इस राजनीति की जो वैल्यू है उसको इसलिए नहीं समझते क्योंकि उन्हें सब कुछ बहुत आसानी से हासिल हो गया, क्योंकि सोनिया गांधी तुली हुई हैं इस बात पर कि वो उन्हें अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी बनाएंगी। लेकिन हकीकत यह है कि राहुल गांधी में वो जादू है ही नहीं। और अगर प्रणब मुखर्जी से कोई ये पूछे कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित कर सकते हैं, तो वो कहते थे कि वो इस सवाल का खुद जवाब नहीं जानते, ही कांट से। लेकिन वो ये जानते हैं कि राहुल गांधी को सब कुछ आसानी से मिल गया, इसलिए उन्होंने इसकी वैल्यू नहीं समझी। अब मैं आपको पढ़कर बताता हूं इसमें क्या क्या लिखा है। देखिए, He was also disappointed by Rahul's frequent disappearing acts. Pranav believed that serious politics is 24/7, 365-day job.
he felt that Rahul's frequent breaks, particularly during a crucial period for the party, were causing him to lose the perception battle. तो जो लगातार राहुल गांधी छुट्टी पे जाते रहते थे, विदेश में वेकेशन पर जाते रहते थे, इसकी वजह से उनकी छवि खराब हो रही है। और जैसा मैंने आपको पढ़कर बताया कि स्थापना दिवस पर राहुल गांधी का मौजूद ना रहना उन्हें बहुत अखरा प्रणब मुखर्जी को। फिर वो आगे लिखते हैं, राहुल गांधी गॉट एवरीथिंग सो इजीली, he does not value it. Sonia ji is bent upon making her son the successor, but the young man's lack of charisma and political understanding is creating a problem. तो सोनिया गांधी तो अड़ी हुई हैं कि यही मेरे उत्तराधिकारी बनेंगे, लेकिन उनकी जो राजनीतिक परिपक्वता में जो कमी है वो उन्हें ये काम करने नहीं दे रहा है। तो राहुल गांधी के बारे में उन्होंने ये लिखा। इसी पुस्तक के पेज नंबर 282 पर लिखा है कि वर्ष 2013 में जब राहुल गांधी ने कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए एक अध्यादेश को बकवास बताते हुए फाड़ने की बात कही, तब प्रणब मुखर्जी बड़े नाराज हुए और उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी का यह कदम अहंकार से भरा हुआ है और अहंकार इस बात का था कि वो नेहरू गांधी परिवार से हैं। यह भी मैं आपको पढ़कर बताता हूं जो उन्होंने लिखा। जब राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर यह कहा कि इस ऑर्डिनेंस को तो फाड़ कर फेंक देना चाहिए, जो कि ऑर्डिनेंस कैबिनेट ने पास किया था, तो प्रणब मुखर्जी नाराज हुए और उन्होंने लिखा है, उनकी बेटी के अनुसार उन्होंने कहा, हु डज ही थिंक ही इज, यानी वो अपने आप को समझते क्या हैं। ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट, वो मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है। हु इज ही टू पब्लिकली ट्रैश अ डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। मंत्रिमंडल के एक फैसले की सार्वजनिक आलोचना करने का अधिकार उन्हें किसने दिया, ये उसमें लिखा है। द प्राइम मिनिस्टर इज अब्रॉड, यानी मनमोहन सिंह उस समय विदेश में थे। डज ही इवन रियलाइज द इंप्लीकेशन ऑफ हिज एक्शंस एंड द इफेक्ट इट विल हैव ऑन प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट। क्या राहुल गांधी को इस बात की समझ भी है कि उन्होंने जो किया है उसका सरकार पर कितना असर पड़ेगा। और वो ये भी कहते थे कि राहुल गांधी कहने को तो गांधी नेहरू परिवार से हैं और इस बात का घमंड भी उनको है, अहंकार भी है कि वो गांधी नेहरू खानदान से आते हैं, लेकिन गांधी नेहरू खानदान के व्यक्तियों के अंदर जो राजनीतिक परिपक्वता होनी चाहिए वो उनमें नहीं है, वो मिसिंग है। इसी पुस्तक में एक और घटना का जिक्र है जिसमें प्रणब मुखर्जी ने एक बार कहा कि राहुल गांधी का जो दफ्तर है वो एएम और पीएम में फर्क नहीं कर पाता, और जो दफ्तर एएम और पीएम में फर्क नहीं कर सकता वो दफ्तर आगे चलकर पीएमओ को कैसे चलाएगा, यानी अगर वो प्रधानमंत्री बन गए तो कैसे होगा। वो भी मैं आपको पढ़कर बताता हूं, ये बड़ा दिलचस्प है। एक दिन प्रणब मुखर्जी मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे और अचानक उन्हें बताया गया कि राहुल गांधी आकर मिलना चाहते हैं। प्रणब मुखर्जी की आदत थी कि वो अपनी मॉर्निंग वॉक के दौरान डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं करते थे और पूजा के दौरान भी वो किसी तरह की डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं करते थे, लेकिन राहुल गांधी का फोन था तो उन्हें मानना पड़ा और अपनी मॉर्निंग वॉक के दौरान उन्होंने राहुल गांधी को बुला लिया। हालांकि ना चाहते हुए बुलाया, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में कोई आकर उनको डिस्टर्ब करे। राहुल गांधी आ गए, उनकी मीटिंग हो गई। अब इस देखिए इसमें क्या लिखा है। बाद में जब बैठक हो गई तो यह पता चला, शर्मिष्ठा मुखर्जी लिखती हैं, आई केम टू नो अबाउट द इंसिडेंट फ्रॉम वन ऑफ द एडीसीज। व्हेन आई आस्क्ड माय फादर, ही कमेंटेड, इफ राहुल्स ऑफिस कांट डिफरेंशिएट बिटवीन एएम एंड पीएम। तो इसका कारण क्या था वो मैं आपको पहले बता देता हूं। असल में ये जो मीटिंग थी ये शाम को होनी थी। उदाहरण के, इसमें समय तो नहीं दिया गया, लेकिन उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 7 PM पर यह मीटिंग होनी थी, यानी शाम को 7 बजे मीटिंग होनी थी। लेकिन राहुल गांधी के ऑफिस को यह गलतफहमी हो गई कि यह मीटिंग सुबह सुबह 7 बजे है, यानी 7 PM नहीं 7 AM है, और उन्होंने राहुल गांधी को सुबह सुबह प्रणब मुखर्जी के पास भेज दिया, राष्ट्रपति के पास भेज दिया। तो राष्ट्रपति महोदय कहते हैं प्रणब मुखर्जी कि अगर राहुल गांधी के ऑफिस को एएम और पीएम के बारे में भी ठीक से पता नहीं है, अगर वो एएम और पीएम को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, तो फिर वो आगे चलकर प्रधानमंत्री का कार्यालय कैसे चलाएंगे, ये उन्होंने कहा। हालांकि इसमें राहुल गांधी की गलती कम दिखती है, क्योंकि राहुल गांधी के दफ्तर ने अगर कहा होगा कि आपकी अपॉइंटमेंट सुबह इतने बजे है तो वो चले गए होंगे। ये उनके ऑफिस की गलती है, ये राहुल गांधी की गलती नहीं मानी जाएगी। वर्ष 2019 में जब प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इस दौरान गांधी परिवार का कोई भी सदस्य इस सम्मान समारोह में शामिल नहीं हुआ, तब प्रणब मुखर्जी बहुत निराश थे और उनकी बेटी ने इस बारे में उनसे सवाल किया, जिस पर प्रणब मुखर्जी ने कहा कि गांधी परिवार के लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है।
और क्या कहा उन्होंने? In 2019, when Pranab was awarded the Bharat Ratna by Modi government, the absence of the Gandhi family at the award function raised my eyebrows. ये बेटी कह रही हैं. When I commented on this to my father, तो देखिए पिता ने क्या जवाब दिया. What's the big deal? They did not allow PV's body to enter AICC. This is nothing compared to that. प्रणब मुखर्जी कह रहे हैं कि मेरे भारत रत्न के समारोह में वो नहीं आए गांधी परिवार के लोग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. इससे भी बड़ी बात तो ये थी कि उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव की बॉडी को, उनके शव को कांग्रेस के दफ्तर में आने की इजाजत नहीं दी. मेरा जो मामला है ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है. जब इस परिवार ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय के अंदर ले जाने नहीं दिया, तो फिर मेरे भारत रत्न के समारोह में अगर गांधी परिवार नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं है. यह मैंने आपको अभी पढ़कर बता दिया. पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का निधन 23 दिसंबर 2004 को हुआ था. तब देश में यूपीए की सरकार थी और प्रणब मुखर्जी ने एक बार बताया, जो इसमें लिखा है, कि जब एक गाड़ी पीवी नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर के साथ दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के दफ्तर के बाहर खड़ी थी, तब सोनिया गांधी ने ही यह निर्देश दिया कि नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर को पार्टी दफ्तर में लाने के लिए इस गेट को नहीं खोला जाएगा. उन्होंने कहा, दरवाजा मत खोलना. उस समय प्रणब मुखर्जी ने सोनिया गांधी से गेट को खुलवाने के लिए कई बार अनुरोध किया, लेकिन सोनिया गांधी तैयार नहीं हुई, जिस पर प्रणब मुखर्जी ने बाद में यह कहा कि वो इसके लिए सोनिया गांधी को कभी माफ नहीं कर पाएंगे. इस पुस्तक में यह भी लिखा हुआ है. वो कहते हैं, देखिए, he repeatedly told me that it was disgraceful on part of Sonia Gandhi and her children to refuse to allow the mortal remains of a former prime minister and a Congress president inside the Congress headquarters. Pranab personally implored Sonia to unlock the gate, but she remained silent and unyielding. और उस दिन प्रणब मुखर्जी को बहुत बुरा लगा था. यह बात जानकर आपको और भी हैरानी होगी कि कांग्रेस पार्टी की जिस बैठक में यह फैसला हुआ कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कोई भी फैसला लेने से पहले अब कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी से अनुमति लेनी होगी, उस बैठक में सोनिया गांधी के अलावा प्रणब मुखर्जी, अहमद पटेल और ए के एंटनी भी शामिल थे. और तब प्रणब मुखर्जी अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि हम देश के प्रधानमंत्री को कांग्रेस के अध्यक्ष से पूछकर फैसला लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि यह नैतिक और संवैधानिक दोनों रूप से गलत होगा. इस पुस्तक के पेज नंबर 180 पर यह बात लिखी है और वो आज देश को जरूर जाननी चाहिए. वो भी मैं आपको बताता हूं. तो देखिए, इसमें लिखा है कि एक समय ऐसा आया जब प्रधानमंत्री की शक्तियों को कम करने को लेकर कांग्रेस पार्टी में एक बैठक हुई और इसमें स्वर्गीय अहमद पटेल के बारे में लिखा है कि अहमद पटेल वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ वांटिंग टू कर्ब द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बाय एंश्योरिंग प्री कंसल्टेशन विद द कांग्रेस प्रेसिडेंट. यानी अहमद पटेल का कहना था कि अब से प्रधानमंत्री खुद कोई फैसला नहीं ले पाएंगे और हर बड़े फैसले से पहले उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से अनुमति लेनी पड़ेगी और उस फैसले के बारे में डिस्कशन, कंसल्टेशन करना पड़ेगा. और फिर लिखा है कि प्रणब मुखर्जी स्ट्रांगली अपोज्ड बोथ द सजेशंस. और मैंने ये कहा, इसमें लिखा है कि ये देश के लिए ठीक नहीं होगा. द गवर्नमेंट, इसमें लिखा है, इज हेडेड बाय द कांग्रेस. और जो पार्लियामेंट है, आप पार्लियामेंट और सरकार के महत्व को कम नहीं कर सकते. लेकिन यह बात हुई है कि कांग्रेस अध्यक्ष से पूछकर प्रधानमंत्री फैसले लेंगे. इसी पुस्तक में एक और घटनाक्रम का जिक्र है जब वर्ष 2004 में सोनिया गांधी ने यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया था और इसके बाद शर्मिष्ठा मुखर्जी ने प्रणब मुखर्जी को फोन करके पूछा कि क्या उन्हें पार्टी अब नया प्रधानमंत्री बनाएगी. आप याद कीजिए, ज्यादातर लोगों ने यही सोचा था कि सोनिया गांधी अगर पीएम नहीं बनेंगी तो प्रणब मुखर्जी को बनाया जाएगा, सबसे वरिष्ठ वही है. लेकिन इस पर प्रणब मुखर्जी ने अपनी बेटी से कहा कि सोनिया गांधी उन्हें कभी प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगी. अब आप ये देखिए कि प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हैं, यह भी उसमें लिखा है. तो यह बात स्पष्ट हो गई कि प्रणब मुखर्जी पहले दिन से जानते थे कि सोनिया गांधी उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगी और इसलिए उन्हें कोई उम्मीद भी नहीं थी, एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी. और उन्होंने ये कहा कि जब मेरी एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तो मुझे दुख भी नहीं होगा इस बात का, इसलिए मैंने ये सोचकर ही नहीं रखा कि मेरे साथ कभी ऐसा होगा. इस पुस्तक के मुताबिक प्रणब मुखर्जी ने एक बार कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी में
4 विशेष बातें देखते हैं। पहला, वो अपने विचारों को लेकर बिल्कुल स्पष्ट हैं और उनके अंदर शासन चलाने की शानदार कला है। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी लोगों की नब्ज को, जनता की नब्ज को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तीसरा, मोदी सीखना चाहते हैं और कभी ये नहीं दिखाते कि उन्हें सब पता है, उन्हें सब आता है। चौथा, आरएसएस से होने के नाते वो एक सच्चे देशभक्त और राष्ट्रवादी हैं। ऐसा कहना था प्रणब मुखर्जी का प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री को लेकर और भी कई बातें लिखी हैं और वो मैं आपको एक एक करके अभी बताता हूं। He has clarity in his thoughts, ये मैंने आपको बताया। He feels the pulse of the people very strongly. He wants to learn and does not pretend that he is Mr. Know-all. As a hardcore RSS man, he is fiercely patriotic and nationalist. ऐसा उसमें लिखा है। और एक जगह उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर आफ्टर इंदिरा गांधी हु हैज द एबिलिटी टू फील द पल्स ऑफ द पीपल सो एक्यूटली एंड एक्यूरेटली। यानी इंदिरा गांधी के बाद वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो जनता की नब्ज को इतनी अच्छी तरह से समझते हैं। और जब उन्हें पहली बार यह पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी दिवाली सियाचिन में भारतीय सेना के जवानों के साथ मनाएंगे, तो उन्होंने कहा वो इस फैसले से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें यह फैसला बहुत अच्छा लगा। शर्मिष्ठा मुखर्जी की इस पुस्तक में आप ये समझ सकते हैं कि कांग्रेस में बड़े बड़े नेताओं के साथ किस तरह का व्यवहार होता है और कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार शुरू से ही ऐसे नेताओं को हमेशा पीछे धकेलता रहा है जो नेता बहुत प्रतिभाशाली थे और अपना दिमाग रखते थे। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं आपको आगे बताएंगे, लेकिन यहां पर प्रणब मुखर्जी ने एक बात और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कही और यह कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी मुझसे मिलते थे वो हमेशा मेरे पैर छूते थे। वो ये कहते हैं कि मेरा उनके साथ हमेशा से एक बड़ा स्पेशल रिश्ता रहा है और कहने को तो हम अलग अलग पार्टी में थे, हमारी विचारधाराएं बिल्कुल अलग थीं और मैं कई बातों पर प्रधानमंत्री मोदी से सहमत भी नहीं होता था, पर वो हमेशा जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे और जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति नहीं बने थे तब से ही उनके जो संबंध थे वो बड़े मधुर थे और प्रधानमंत्री मोदी जब भी उनको मिलते थे तो उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते थे। और जब प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पहली बार मिले प्रणब मुखर्जी से तो उन्होंने कहा, दादा मैं आपका छोटा भाई हूं, मेरी मदद करना और मेरा जो मार्ग है वो मुझे दिखाते रहना, मुझे गाइड करते रहना, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। और प्रणब मुखर्जी दिल से प्रधानमंत्री मोदी को बहुत ही पसंद करते थे। एक बात और बड़े लोगों से जो सीखने की है, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति बनने के बाद पद से हटने के बाद प्रणब मुखर्जी को यह बता चुके थे कि हम आपको भारत रत्न से सम्मानित करने वाले हैं और यह बात प्रणब मुखर्जी को पता थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को भी यह बात नहीं बताई कि उन्हें भारत रत्न मिलने वाला है। इसके बाद मीडिया से बेटी को पता चला कि उन्हें भारत रत्न मिल रहा है। वो वापस अपने पिता के पास गई और उन्होंने कहा कि अभी 5 मिनट पहले ही मैं आपके साथ थी, क्या आप जानते हैं कि आपको भारत रत्न मिलने वाला है? तो उन्होंने कहा कि क्या सार्वजनिक ऐलान हो गया इस बात का? तो बेटी ने कहा कि मुझे मीडिया से पता चला है। तब उन्होंने बताया ऐलान होने के बाद कि हां, मुझे प्रधानमंत्री मोदी ने फोन किया था और बताया था कि भारत रत्न आपको दे रहे हैं, लेकिन जब तक इसका औपचारिक ऐलान नहीं हो जाता तब तक इसे शेयर करना ठीक नहीं है। और सोचिए, इतनी बड़ी खबर को उन्होंने अपनी बेटी के साथ भी शेयर नहीं किया। तो ऐसे होते हैं बड़े लोग। क्या गांधी परिवार या कांग्रेस पार्टी हमेशा से ऐसे नेताओं को पीछे धकेलने की कोशिश करती है जो नेता बहुत सशक्त होते हैं, जिनमें अपना एक दिमाग होता है, जो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं और आगे चलकर गांधी परिवार को चुनौती देने की स्थिति में होते हैं, जैसा कि उन्होंने प्रणब मुखर्जी के साथ किया? ये तो पुरानी बात हो गई, लेकिन आज भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की हार के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने यह आरोप लगाया है कि वर्ष 2020 में जब सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत की थी, तब सचिन पायलट के फोन को राजस्थान में टैप किया गया था और उस समय कुछ लोगों ने सचिन पायलट की जासूसी भी की। और ये लोग अशोक गहलोत को लगातार ये बताते थे कि सचिन पायलट की मूवमेंट क्या है, वो कब कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। और इन आरोपों पर अब सचिन पायलट ने कहा है कि यह मामला चिंताजनक है और पार्टी को इसके बारे में विचार करना चाहिए। जब सचिन पायलट जी 18 एमएलएज के साथ मानेसर चले गए थे
तो ये नेचुरल सी बात है कि कोई भी सरकार ऐसे समय में पूरी मॉनिटरिंग करती है, सर्विलांस पे लेती है कि वो किससे मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, क्योंकि सरकार गिरने की स्थिति आ गई थी ना। तो ऐसे समय में तमाम उन लोगों का जो उनके साथ थे, खुद सचिन पायलट जी का, उनके ऊपर पूरी मॉनिटरिंग की जा रही थी कि कौन लोग उनसे मिल रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं। तो वही सारा मसला था कि उनको ट्रैक किया जा रहा था, चाहे वो सर्विलांस पे लेने की बात हो, फोन्स की बात हो, कौन किससे बात कर रहा है, कहाँ मिल रहा है, ताकि आगे करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकें। और मुझे लगता है वो सारा मॉनिटरिंग का ही परिणाम था कि कुछ लोगों को हम वापस लेके आ पाए। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो बड़ा आश्चर्यजनक है, और क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी ओएसडी का है इसलिए चिंता का विषय भी है। और इस पर मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देगी कि ये क्यों कहा गया, क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन ये ऐसा बोला इन्होंने, ये अपने आप में मैं समझता हूँ बड़ा चिंता का विषय है। अब देखिए कि राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार है और वो कांग्रेस के ही इतने बड़े नेता की जासूसी कर रहे हैं। और कितना बड़ा नेता, जो कि उसी सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुका है, और सचिन पायलट जैसा बड़ा नेता, उसकी जासूसी हो रही है अपने ही गृह राज्य में, जहां उनकी अपनी ही सरकार है और अपना ही मुख्यमंत्री है, यानी अशोक गहलोत वहां के मुख्यमंत्री हैं, और वो अपने लोगों की जासूसी कर रहे हैं, सचिन पायलट की जासूसी कर रहे हैं। अब याद कीजिए, कांग्रेस पार्टी के और विपक्ष के बहुत सारे लोगों ने अभी हाल ही में कहा था, आरोप लगाया था कि हमारे फोन टैप हो रहे हैं। आपको यह भी याद होगा जब उन्होंने कहा कि आईफोन ने हमें नोटिफिकेशन भेजा है, ये कहते हुए कि हमारे फोनों को टैप किया जा रहा है। आपको इससे पहले भी याद होगा जब पेगासस सॉफ्टवेयर का विवाद हुआ था, तब भी कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि केंद्र सरकार हमारे फोनों की निगरानी कर रही है, सर्विलांस पर हमारे फोनों को रखा गया है, और आईफोन से तो हमें नोटिफिकेशन आया है कि आपके फोन की सर्विलांस हो रही है, आपके फोन को हैक करने की कोशिश हो रही है। यह कांग्रेस के नेताओं का आरोप था। अब आप सोचिए, यहां तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की अपनी ही सरकारें जासूसी कर रही हैं, लेकिन उससे उन्हें कोई परेशानी नहीं है। कुछ दिन पहले जब राजस्थान में चुनाव प्रचार हो रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने भाषण में यह कहा था कि कैसे उस जमाने में राजेश पायलट, क्योंकि वो बहुत बड़े नेता थे, कैसे उन्हें भी पीछे धकेलने की कोशिश की गई थी उस समय कांग्रेस पार्टी द्वारा। और अब वही काम सचिन पायलट के साथ हो रहा है, और यही बात प्रणब मुखर्जी कहकर गए हैं जो इस नई किताब में छपी है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था वो सुनिए। राजेश पायलट जी, एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, एक बार। फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी राजेश पायलट की ओर इशारा कर रहे थे कि कैसे उन्हें पीछे धकेला गया क्योंकि वो बड़े नेता बन रहे थे। अब पता चला कि सचिन पायलट की जासूसी हो रही थी गहलोत की सरकार में ही। और स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की बेटी ने किताब में यह लिखा है कि कैसे प्रणब मुखर्जी के साथ भी नाइंसाफी हुई और वो गांधी परिवार के बारे में क्या सोचा करते थे। इससे आपको पता चलेगा कि स्टेट ऑफ अफेयर्स जो है गांधी परिवार और कांग्रेस के बीच में वो किस तरह का है। आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भूलना नहीं चाहिए क्योंकि उनकी आज पुण्यतिथि है। डॉक्टर अंबेडकर को उनकी मृत्यु के 34 वर्षों के बाद वर्ष 1990 में भारत रत्न मिला था, जब देश में गैर कांग्रेसी सरकार आई। उससे पहले कांग्रेस ने उन्हें भारत रत्न नहीं दिया, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को उनके प्रधानमंत्री रहते हुए ही भारत रत्न मिल गया था। और डॉक्टर अंबेडकर देश के पहले कानून मंत्री भी थे, लेकिन उन्हें पंडित नेहरू से मतभेद के बाद 4 साल बाद ही इस्तीफा देना पड़ा। आज हम आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उनसे जुड़ी 5 ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आप जानिए उन्हें और फिर आकलन भी कीजिए। पहली बात, डॉक्टर अंबेडकर भारत के लिए लोकतंत्र को इस रूप में सही नहीं मानते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा कि लोकतंत्र सिर्फ अमेरिका जैसे देशों में सफल हो सकता है जहां हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है और लोगों के पास पैसा है। वहां पर जो बुनियादी चुनौतियां हैं वो खाने पीने को लेकर और गरीब को लेकर, वहां लोगों के पास बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन ऐसे देश में जहां बुनियादी सुविधाएं तक लोगों के पास नहीं है,
वहां लोकतंत्र का ये रूप कामयाब नहीं हो सकता। अमेरिका जैसे देशों की बात अलग है, वहां लोगों के पेट भरे हुए हैं और लोग पढ़े लिखे हैं, वो समझते हैं लोकतंत्र क्या है। हमारे देश में ये फ्लॉप हो जाएगा क्योंकि हमारे देश में अशिक्षा है, गरीबी है। दूसरा, डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी को कभी भी महात्मा नहीं मानते थे। एक और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि गांधी जी का बाहरी आचरण कुछ और है, अलग है, और उन्होंने महात्मा होने का एक चोला ऊपर से ओढ़ा हुआ है, लेकिन वो असल में महात्मा कहीं से भी नहीं है। वो बाहर से कुछ और दिखते हैं, अंदर से कुछ और है। ये उनके विचार थे महात्मा गांधी के बारे में। तीसरा, डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि अगर देश के लोगों ने सत्याग्रह और असहयोग जैसे पारंपरिक आंदोलनों की जिद नहीं छोड़ी तो देश का संविधान किसी काम का नहीं रहेगा। चौथा, डॉक्टर अंबेडकर नेताओं की प्रतिमा लगाकर उन्हें स्मरण करने के बहुत खिलाफ थे, लेकिन भारत के नेताओं ने इसी देश में डॉक्टर अंबेडकर की हजारों मूर्तियां बनवाई, प्रतिमाएं बनवाई और उनके नाम पर चुनाव में वोट मांगे। उनके नाम पर बड़ी बड़ी पार्टियां बन गईं, सरकारें बन गईं। उन्हीं के नाम पर जो बड़े बड़े नेता हैं वो सरकारी बड़े बड़े बंगलों में रहे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे। और इस देश में न जाने कितने नेता आज तक डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर मुख्यमंत्री बने हैं, मंत्री बने हैं, विधायक और सांसद बन चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में कुल मिलाकर 2 चुनाव लड़े और दोनों चुनाव ही वो हार गए थे। पहली बार वर्ष 1951-52 में कांग्रेस के उम्मीदवार ने बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल सीट से उन्हें 14,561 वोटों से हराया था। दूसरी बार 1952 में वो 17,000 वोटों से चुनाव हारे। यानी जिन अंबेडकर की तस्वीरों को इस्तेमाल करके हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे ये सबको याद रहता है।